हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है रासायनिक संयोग के नियम? आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको 110% समझ में आएगा। देखिए, बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ, जिसे हम लोग यौगिक कहते हैं, बनाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ के रूप में यौगिक बनाते हैं। तो नया पदार्थ निश्चित नियम के अनुसार ही बनते हैं। तो वे सभी नियम जिससे नया पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिन्हें हम यौगिक भी कहते हैं और अणु भी कहते हैं। तो नया पदार्थ जिस निश्चित नियमानुसार बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। मतलब वे सभी नियम जिससे नए पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के जो नियम है मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। देखिए गाइस, आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही नियम है। इसी नियम को इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। तो रासायनिक संयोग का जो नियम होता है, मतलब जिस नियमानुसार नए यौगिक का निर्माण होते हैं, वो 5 नियम होता है। कौन कौन होता है? तो पहला, पदार्थ की अनस्वरता का नियम, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, जिसे निश्चित अनुपात के नियम भी कहते हैं। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और लास्ट 5वां गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो आप समझ गए होंगे कि 5 जो रासायनिक संयोग के नियम है, जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके पदार्थ रासायनिक संयोग करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो 5 यही नियम के द्वारा जुड़ते हैं। तो आप पहले 5 इस नियम को याद रखिए। पहला क्या है? पदार्थ की अनस्वरता का नियम, जिसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। दूसरा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तीसरा गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और 5वां है गैलुसेक का गैसीय आयतन का नियम, जिसे शॉर्ट में गैलुसेक लॉ भी कहते हैं। नोट में आप याद रखिएगा एक स्पेशल पॉइंट कि इसमें 4 नियम अभिकारकों के द्रव्यमान से संबंधित रखते हैं, जबकि 5वां नियम अभिकारकों के आयतन से संबंधित है। नहीं समझे? देखिए, कहने का अर्थ हुआ कि जो 1 से लेकर 4 नियम है, जिसे पदार्थ की अनस्वरता के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात का जो नियम है, ऊपर वाला चारों, यह जो अभिकारक के द्रव्यमान से संबंध रखते हैं, जबकि 5वां गैलुसेक लॉ गैस के आयतन से संबंधित रखते हैं। मतलब अभिकारकों के आयतन से संबंध रखते हैं। तो ये नियम क्या है और किन किन नियम किनके द्वारा दिया गया, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, पहला नियम पदार्थ के अनस्वरता अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे पदार्थ के अनस्वरता का नियम भी कहते हैं, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग कहते हैं। ये दोनों रूपों में जाना जाता है। तो देखिए, नियम क्या होता है इसे। किसी भी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में प्रतिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। नहीं समझे? कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो, उस परिवर्तन में जो प्रतिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा, प्रतिकारकों कहने का अर्थ हुआ अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए बनने वाले प्रतिफल हैं उनके कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसका प्रतिपादन 1774 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लभवाजे ने किया था। कौन किया था पदार्थ के अनुस्वारता का नियम का प्रतिपादन? तो लभवाजे ने किया था। कब किया था? 1774 ईस्वी में। कहाँ के थे? तब फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और दूसरे पॉइंट याद रखिएगा कि जो लभवाजे हैं फ्रांसीसी रसायनज्ञ, इन्हीं को केमिस्ट्री का जनक कहा गया है। इम्पोर्टेंट सवाल कि रसायन का जनक किन्हें कहा गया? तो लेवोजियर इन्हीं को बोला जाता है, इंग्लिश नाम है, जिन्हें शॉर्ट में लभवाजे कहा जाता है। आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप आप बताएं कि अभिकारक और प्रतिफल का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, मज़ा आ जाएगा। चलिए देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे में कहने का अर्थ, यदि आप 100 ग्राम नमक ले लीजिए और 90 ग्राम जल लीजिए, दोनों के यदि आप मिक्स कीजिएगा, मिलाइएगा तो नमक का घोल बनेगा। 10 ग्राम नमक लीजिए, 90 ग्राम आप जल लिए, दोनों का मिला दिए तो क्या हुआ? नमक का घोल बन गया। इस नमक का घोल में अब बताइए कि पहले 10 ग्राम नमक लिए थे, 90 ग्राम जल, तो टोटल पहले कितना लिए थे? तो 100 ग्राम लिए थे। तो जो नमक का आपका घोल बनेगा वो क्या ग्राम बनेगा? वो भी तो 100 ग्राम बनेगा। क्या क्या मिलाए हैं 100 ग्राम, एक्स्ट्रा में जाएगा कहाँ या फिर आएगा कहाँ? तो आप कह सकते हैं कि प्रतिकारकों का कुल द्रव्यमान, मतलब जो हम मिलाए हैं अभिक्रिया का पहले, उसका कुल द्रव्यमान, अब मिलाने के बाद जो नए चीज़ बने हैं, जैसे नमक का घोल बना है, तो उसका कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। और इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, वो कभी भी उसको न तो आप नष्ट कर सकते हैं और न बना सकते हैं अपने से, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर रासायनिक परिवर्तन को बता दीजिए। तो देखिए हम आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा बता रहे हैं कि एक बर्तन है, बर्तन में Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट लिए हैं और कैल्शियम क्लोराइड लिए हुए हैं। कॉपर क्लोराइड लिख दिए हैं यहाँ पे, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। ये दोनों के जब आपस में नहीं मिलाए थे तो किसी वेट मशीन पर किए तो इनका वजन कितना था? तो 300.23 ग्राम था। मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ कि कैल्शियम क्लोराइड अलग था और सोडियम सल्फेट अलग बर्तन में रख के इस पूरा बर्तन के वेट मशीन पर वेट किए तो 300.23 ग्राम वेट हुआ। जब इन्हें आपस में मिला दिया गया, इसके बाद ये क्या हुआ? तो आपस में रिएक्शन कर लिए। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या बनाए? तो कैल्शियम सल्फेट। देखिए रिएक्शन को कि कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के साथ मिले तो कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि कैल्शियम सल्फेट का पीपीटी अवक्षेप नीचे तली में बैठ जाता है और ऊपर में सोडियम क्लोराइड आपको प्राप्त होता है। और इसे वेट किया गया तो भी इसका भी वेट कितना निकला? तो 300.23 ग्राम ही निकला। मतलब अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान और प्रतिफल अभिक्रिया के पश्चात प्रतिफल का कुल द्रव्यमान बराबर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप भी अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। जल बनाते हैं तो इनको संतुलित करना तो जरूरी है। क्यों संतुलित करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के पूर्व और रासायनिक अपक्रिया के पश्चात कुल द्रव्यमान सुरक्षित होता है। तो हाइड्रोजन क्या गो है? 4 गो है। एगो का 1 ग्राम तो 4 गो का 4 ग्राम। देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु, एगो का 16 ग्राम तो 2 गो का 16 दूना 32 ग्राम। तो टोटल मिलाकर यहाँ करेंगे तो ऐड कितना हुआ अभिकारक में? तो 36 ग्राम है। इधर देखिए 2H2O तो 4 गुने, क्योंकि हाइड्रोजन क्या गो है जी? 4 गो है, 2 से गुना कर दिए तो 2 गो यहाँ है, 2 से गुना कर दिए 4 गो। तो एगो का होता है 1 ग्राम तो 4 गो हाइड्रोजन का 4 ग्राम। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या गो है? जल में ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, 2 से गुना करें तो 2 गो। एगो का होता है 16 तो 2 से गुना करें तो 16 दूना 32, 32 से
4 जोड़ेंगे तो सब मिला के 36। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। इसे हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि भौतिक परिवर्तन हो या फिर रासायनिक परिवर्तन हो, पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले था वही द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात भी रहता है। इसका कहने का अर्थ है कि पदार्थ को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आपको सुविधा के लिए हम आप हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं ताकि आपको उतार वीडियो के पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। और देखिए इसका और क्या क्या हो सकता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ का कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, चाहे उसके वितरण में कुछ भी परिवर्तन हुआ हो। कहने का अर्थ हो कि ब्रह्मांड में किसी तरीक़ा से आप बनाइए जल, उसके जो द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे किसी भी वितरण द्वारा किसी भी विधि द्वारा बनाइए, उसका द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे में सपोज कीजिए कि यदि अभिकारक ए और बी परस्पर अभिक्रिया करके प्रतिफल COD बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले तो बनाया क्या है, COD बनाया है। तो माना कि ए का 1 ग्राम, बी जो है बी ग्राम से संयोग करता है, तो सी और डी क्रम से सी ग्राम और डी ग्राम बनाते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण नियमानुसार हम कह सकते हैं कि ए ग्राम प्लस बी ग्राम, क्योंकि इन लोग अभिकारक का द्रव्यमान है, जो प्रतिफल बना है उसका द्रव्यमान कितना है, C प्लस डी, और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब दूसरा नियम को हम लोग देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम, जिसे हम निश्चित अनुपात के नियम से जानते हैं। यह क्या है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका इंग्लिश नाम है स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम। देखिए इस नियमानुसार क्या होता है, पूरा किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वह किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा बनाए गए हों। पर अर्थात कि इस नियमानुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संघटक निर्माण विधि पर निर्भर नहीं करता। इस नियम का प्रतिपादन 1799 ईस्वी में प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आप नियम को नहीं समझे होंगे। नियम को हम बताएं कि जो किसी भी यौगिक में उनके तत्व का जो अनुपात होता है हमेशा क्या रहता है जी, समान रहता है, चाहे वह किसी भी विधि से बनाइए, उनके अंदर यौगिक के अंदर तत्व हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाएगा जल, तो जल आप किसी भी विधि द्वारा बनाइए, कोई भी विधि हो, कहीं बनाइए, लंदन बनाइए, ब्रिटेन जाके बनाइए, मतलब अमेरिका हो, जापान हो, इटली हो, कोई भी देश हो, चीन हो, कहीं पे यदि आप जल बनाइएगा तो जल में हाइड्रोजन का अनुपात 2 रहेगा और ऑक्सीजन का अनुपात 1 रहेगा। मतलब जल में हमेशा हाइड्रोजन 2 परमाणु रहेंगे और ऑक्सीजन का परमाणु 1 रहेगा, किसी भी विधि द्वारा बनाइए। जबकि उनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 रहेंगे, किसी भी विधि द्वारा बनाए इस पर निर्भर नहीं करता है, उसके निर्माणकर्ता पर निर्भर नहीं करता है कि वो निर्माण कर रहे हैं तो किस विधि द्वारा कर रहे हैं। बस जल बनाइएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, वह चेंज होने वाला नहीं है। जिस तरह से उसी तरह से जिस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाइएगा तो उसमें कार्बन की मात्रा 1 और ऑक्सीजन की मात्रा 2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन की परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होगा, 2 होगा। अब मास निकालिएगा तो 1 यूनिट
कार्बन का तो 8 यूनिट भाग लेगा ऑक्सीजन का। उसी तरह यदि आप अमोनिया गैस बनाइएगा किसी भी विधि द्वारा तो नाइट्रोजन का परमाणु 1 रहेंगे और हाइड्रोजन का परमाणु 3 रहेंगे। इसके यदि द्रव्यमान के अनुपात निकाला जाए तो द्रव्यमान हमेशा 14 होगा, तो उसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना भाग लेगा? 3 होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी यौगिक में उनके परमाणुओं का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, निर्माण विधि पर निर्भर नहीं करता है। जैसे में आपको कहा जाए कि जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें पाते हैं तो देखते हैं कि इनके अवयवी कण हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रहते हैं, समान रहते हैं। मतलब हमेशा जल बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे आपको, ऐसा नहीं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह आपको नाइट्रोजन आएंगे, ठीक ना। अब इनका जो भार का अनुपात होता है 1:8 होता है। अब चलिए गाइज अब तीसरा नियम को पढ़ते हैं, गुणित अनुपात का नियम, जिसे हम बहुल अनुपात के नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि नियम क्या है। ठीक, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, यदि आपको लिखना हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं और अपना सुंदर नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए गुणित अनुपात का नियम क्या है। जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार स्थिर तथा दूसरे तत्व का भार एक सरल या गुणित अनुपात में होता है। यह नियम है। नियम आपको अभी समझ में नहीं आएगा, हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। बस पहले आप याद रखिएगा नियम को कि जब दो तत्वों को आपस में रासायनिक संयोग के द्वारा अब क्रिया करा के 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार स्थिर तथा दूसरे तत्व का भार एक सरल या गुणित अनुपात में होता है। अब इस नियम को हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। दूसरा पॉइंट कि इस नियम का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था जॉन डाल्टन। कब किया था? तो 1803 ईस्वी में किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर 2 विभिन्न यौगिक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके 2 विभिन्न यौगिक जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2 बनाते हैं। तो भार के विचार से हाइड्रोजन का भार ऑक्सीजन के भार से संयुक्त होता है। मतलब भार के विचार से जो संयुक्त होते हैं तो हाइड्रोजन का 1 भाग ऑक्सीजन के 8 भाग से संयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं से देखिए हम आपको बताएं कि यदि 2 तत्व आपस में मिलके यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे तो एक तत्व का भार हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, बराबर रहेगा। कैसे से देखिए आपको मान लीजिए कि ए है और दूसरा बी है। जो ए का द्रव्यमान क्या है? फिक्स है, और बी का द्रव्यमान वेरिएबल है, मतलब बदलते रहता है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन का भार क्या है? फिक्स है। तो पहला यौगिक क्या बनाए? H2O, जल बनाए। तो आप सोचिए जल जब बनाए तो जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार कितना है? तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 भार के अनुपात से। और दूसरा यौगिक क्या बनाए? तो दूसरा यौगिक H2O2 बनाए। तो H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार कितना है? अनुपात निकालेंगे तो 2:1। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल के अलग अलग यौगिक बनाए, जो पहला यौगिक H2O, दूसरा यौगिक H2O2, इसमें हाइड्रोजन का यहाँ पे देखिए इसका भी भार 2 और इसमें भी हाइड्रोजन का भार 2 है। तो एक तत्व का भार तो स्थिर है जबकि दूसरे तत्व का भार क्या है जी? एक सरल अनुपात में है। देखिए हाइड्रोजन का क्या है? स्थिर है, जबकि ऑक्सीजन के इसमें 16 है और इसमें कितना? 32 है। तो इसका यदि आप अनुपात निकालिएगा 16:32 तो क्या होगा? 1:2 आएगा। तो आप समझ गए होंगे इसका कहने का अर्थ क्या है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे ए और बी है तो हम बोले कि ए का द्रव्यमान फिक्स है, बी का द्रव्यमान वेरिएबल है। अब के कौन कौन भाग लिए? कार्बन और ऑक्सीजन। पहला यौगिक क्या बनाए? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और
ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है 12:16 है। दूसरा क्या बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भार का जो अनुपात है 12:32। तो देखिए, तो इसमें कार्बन और कार्बन के तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के कहा है एक सरल अनुपात में है। कितना है, तो 16:32। तो 16:32 लिखे, काटिएगा तो कितना आएगा, 1:1:2। तो एक सरल अनुपात में है कि नहीं। तो इसी के नियम ना बताए थे। देखिए, तो नियम आपका क्या है कि जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भार स्थिर तथा दूसरे तत्व का भार एक सरल या गुणित अनुपात में होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे गुणित अनुपात का नियम क्या है। अगला है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो नियम बताया गया है, जिसे बोला था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। देखिए, पहले आप थ्योरी समझिए। बोला कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो दोनों तत्वों का भार परस्पर क्रिया करने वाला भार ही होते हैं या फिर उनके सरल गुणित होते हैं। हम जान रहे हैं आपको अभी नहीं समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल दे के हम आपको बताएंगे, पर आप पहले थ्योरी याद रखिएगा कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो दोनों तत्वों का भार परस्पर क्रिया करने वाला भार ही होते हैं या फिर उनके सरल गुणित होते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में आ जाएगा स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो पहले आप लिखिएगा तब ना। तो पहले तो आप डिफिनेशन सुंदर सी अक्षरों में आप याद कर लीजिए। इस नियम का प्रतिपादन 1792 ईस्वी में रिचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम का प्रतिपादन कब किया गया, तो 1792 में किया गया था। किसने किया था, तो रिचर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, अब इस थ्योरी को आप समझिए। हम बताएं कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप यौगिक बनाते हैं तो उनका भार, मतलब कार्बन ए और बी का भार सी के साथ जिस रेशियो में मिलेंगे उसी रेशियो में अपने आप में भी मिलेंगे। नहीं समझें। देखिए, सपोज दैट आपको मालूम है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बात आते हैं कि हाइड्रोजन और देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। किसी तीसरे तत्व कार्बन से क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। जब किसी तीसरे तत्व से मिलेंगे तो आप खुद सोचिए, हाइड्रोजन यदि इस कार्बन से मिलेगा तो CH4 बना सकता है। ये ऑक्सीजन यदि कार्बन से मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो बोला कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वही अनुपात जब इन लोग परस्पर H2O बनाएंगे तो इनके साथ जिस रेशियो में मिले होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वही रेशियो में अपने आप में भी संयोग करेंगे या फिर इनका गुणज होगा। नहीं समझे। चलिए एग्जाम्पल समझिए। देखिए, पहला यौगिक क्या बना है, कार्बन और ऑक्सीजन मिला है तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 12:32। द्रव्यमान निकाले हैं। कार्बन का जानते हैं कि 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन 32 ग्राम हुआ। दूसरा क्या बनाया, CH4 बनाया CH4। चलिए CH4 बनाया तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 12:4। तब खुद देखिए इन दोनों का, यहाँ पे देखिए कि इसमें कार्बन का अनुपात का है बराबर है दोनों का। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस कार्बन के समान तत्व, मतलब समान भार से मिले हैं तो आपस में किस रेशियो से मिले, इन दोनों का अनुपात निकालिए। किनका अनुपात जी, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात निकालिए कि किस रेशियो में कार्बन के साथ मिले हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात निकालें तो हाइड्रोजन का देखिए तो 4 है और ऑक्सीजन का कितना है, 32 है। देखिए तो हाइड्रोजन का 4 और इसमें ऑक्सीजन का 32, कार्बन के तो दोनों में बराबर है। तो 4:32 यदि काटिएगा तो 4 कम 4 4 32। मतलब कि कार्बन के साथ यहाँ पे इन दोनों जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कितने रेशियो मिले हैं, तो 1:8 रेशियो के साथ मिलके संयोग किए हैं। तो क्या देखेंगे कि आपस में भी इतने रेशियो से मिले होंगे। तो देखिए यदि इन दोनों आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि आपस में मिलेंगे तो H2O बनाएंगे। तो H2O बनाएंगे तो अब ये दोनों
आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए H2O बनाएंगे। H2O में हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात 16 होगा, मतलब भार का अनुपात तो निकालिएगा तो कितना होगा 1:8। तो देखिए तो जो परस्पर कार्बन के साथ मिलके 1:8 के साथ संयोग किए थे तो परस्पर आपस में जल बनाए, तो जल में भी किस रेशियो में मिले हैं, तो 1:8 रेशियो में ही मिले हैं। ये जो है आपस में मिले हैं, अभी अनुपात किसके साथ, कार्बन के साथ मिले हैं, और दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जिस रेशियो के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिले हैं द्रव्यमान के अनुसार, वही रेशियो आपस में जब जल बनाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बराबर रहेगा। देखिए एक और समझ जाइए, देखिए सल्फर ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, इधर कॉपर सल्फाइड बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। जब दोनों आपस में मिलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो देखिए जब कॉपर सल्फाइड बनाएगा तो दोनों आपस में द्रव्यमान आप जानते हैं कि कॉपर का कितना होता है, तो 63.5, सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे तो इसका कॉपर और ऑक्सीजन का कितना 63:5 और ऑक्सीजन का 16 होगा। तो देखिए तो इसमें ये दोनों में कॉपर के तो समान है, तो अलग अलग किसका है, तो सल्फर का और किसका, ऑक्सीजन का। तो सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात निकालिएगा तो कितना आएगा 32:16, काटिएगा तो कितना आएगा 2:1। क्या जब आपस में सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे मतलब सल्फर ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या वही होगा, तो देखिए आपस में मिलेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का 32 ऑक्सीजन का भी 32, काटिएगा तो कितना होगा 1:1। तो क्या बराबर है कि गुणज है, तो सरल गुणित है। कैसे, 1:1 कहने का अर्थ 1/1, अब 1/1 को कितना से गुना कीजिएगा तब कि 2:1 आएगा। तो कितना से गुना कीजिएगा, 2 से, तो कितने गुना है, तो इसमें 2 गुना है, मतलब सरल गुणित है। लास्ट नियम है गैल्यूसेक के गैसीय आयतन का नियम। इस चैप्टर का जो रासायनिक संयोग का नियम था उसका अंतिम है, और ये भी बताए थे कि गैसीय आयतन का नियम है मतलब आयतन से संबंध रखता है, बाकी जो पहले बताया सब द्रव्यमान से संबंधित था। तो पहले देखिए गैल्यूसेक के गैसीय आयतन का नियम क्या है। तो समान ताप एवं दाब पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों और प्रतिफलों के आयतनों का अनुपात हमेशा सरल पूर्णांक होता है। मतलब कि समान ताप एवं दाब पर एसटीपी या फिर एनटीपी पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैस और प्रतिफलों का जो आयतनों का अनुपात होगा हमेशा सरल पूर्णांक में होगा। नहीं समझ में आएगा, चलिए एग्जाम्पल देके बताएंगे। पहले याद रखिएगा कि इस नियम का जो प्रतिपादन फ्रेंच रसायन गैल्यूसेक ने अनेक प्रयोगों के आधार पर किया था। फ्रेंच के थे वैज्ञानिक जिनका नाम था गैल्यूसेक, बहुत सारे प्रयोग किए उसके आधार पर दिए थे। अगला है नोट पॉइंट कि इस नियम से स्पष्ट है कि गैस की माप आयतन में किया जाता है। मतलब गैल्यूसेक के गैसीय आयतन के नियम के अनुसार हमेशा गैस का माप आयतन में किया जाता है। मतलब यह नियम गैस के से ही संबंधित है, गैस पर ही लागू है, ठोस द्रव पर लागू नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिए। जैसे में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिलके जलवाष्प जो गैस की अवस्था में है उसका निर्माण करते हैं। तो इसमें देखिए तो हाइड्रोजन के कितने आगे वाला देखिए, हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु, हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु, ऑक्सीजन के कितने अणु, 1 अणु, और जो जल बन रहा है उसका कितने अणु बना है, 2 अणु। तो आगे वाला को हम लोग बोलते हैं आयतन, कि हाइड्रोजन का 2 आयतन, ऑक्सीजन का 1 आयतन और जल का 2 आयतन। इसी को बोला जाता है कि पूर्णांक है कि समान ताप एवं दाब पर जब क्रिया कराया जाता है तो गैसों और प्रतिफलों का आयतन हमेशा क्या होंगे, समान। देखिए इसका हाइड्रोजन कितना अणु, 2 अणु, ऑक्सीजन का कितना अणु, 1 अणु, और जल का कितना अणु, 2 अणु। तो हम बोले ना कि गैसों और प्रतिफलों का अनुपात क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है। इसी को देखे थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे कि 2 है, मतलब मान ली कि 200 ml
हाइड्रोजन और 100 ml मिलेंगे ऑक्सीजन, तो कितने ml बनाएंगे जल के? तो 200 ml बनाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि दो इकाई आयतन हाइड्रोजन लीजिएगा और 1 इकाई आयतन ऑक्सीजन लीजिएगा, तो जो आपका बनेगा जल वो कितने इकाई बनेगा? तो 2 इकाई आयतन बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या चीज़? गैल्यूसे के गैसीय आयतन के नियम। उसी तरह इसको भी आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिलेगा तो NH3 अमोनिया गैस बनाएंगे। तो इसका भी अनुपात कितना है? जब संतुलित किए हैं तो इसका आगे के देखिए, इसका 1 अणु, इसका 3 अणु, जो बनेगा कितना अणु? 2 अणु। तो इसी को हम लिखे अनुपात में 1:3:2 कि अभिकारक का अनुपात, अभिकारक में क्या है? गैसों का अनुपात प्रतिफलों के अनुपात के सबका होता है, सरल होता है। तो गाइस कैसा लगा यह वीडियो? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करना न भूलिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।